नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिस आरएसएस पर कांग्रेस आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेने और अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाती रही है, उसी आरएसएस के नेताओं के बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि देश की आजादी के लिए वे जेल में गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के योगदान की जोरदार सराहना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसके लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। नागपुर में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत माता की छवि को एक सिक्के पर उकेरा गया है। सिक्के पर आरएसएस का आदर्श वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम भी अंकित है, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, सब कुछ राष्ट्र का, कुछ भी मेरा नहीं। पीएम ने कहा कि आरएसएस को उत्पीड़न सहना पड़ा। राष्ट्र प्रथम की भावना के लिए आरएसएस ने ब्रिटिश शासकों और हैदराबाद के निजामों के हाथों भारी उत्पीड़न सहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार सहित कई स्वयंसेवकों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों और षड्यंत्रों के बावजूद आरएसएस ने कभी समाज के प्रति कटुता नहीं दिखाई, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं बल्कि उसके अभिन्न अंग हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसी भाषण के बीच कांग्रेस ने आरएसएस को देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला संगठन करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। वो संगठन जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा। वो संगठन जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों का सांप्रदायिक विभाजन कर देश को 2 टुकड़ों में बांटकर खोखला कर दिया। वो संगठन जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हैं। वो संगठन जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ हो। पार्टी ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो फुटेज भी शेयर किया है, जिसमें वह आरएसएस को कोस रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की मांग की है। यह ज्ञापन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में मंगलवार 30 सितंबर देर शाम को राजभवन में दिया गया। हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं की और उनका ज्ञापन प्रमुख सचिव ने लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चौधरी का पद पर बने रहना संविधान का मजाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कदम नहीं उठाया गया तो वे अदालत जाएंगे। मामला तब गरमाया जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने 1995 के हत्या के मामले में अदालत में झूठा दस्तावेज देकर खुद को नाबालिग बताया था। प्रशांत किशोर के अनुसार 2020 के चुनावी हलफनामे में चौधरी ने अपनी उम्र 51 साल बताई थी, जिससे साबित होता है कि हत्या के समय उनकी उम्र करीब 20 साल थी। प्रशांत किशोर ने उनकी गिरफ्तारी और नए सिरे से मुकदमे की मांग की है। बिहार में चुनाव आयोग की अंतिम मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सूची में करीब 68.5 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे खासकर सीमावर्ती जिलों और मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाताओं की संख्या बड़ी तेजी से घटी है। मधुबनी, पूर्णिया और सीतामढ़ी में सबसे अधिक नाम काटे गए। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि आयोग ने 1 सितंबर तक 16.93 लाख नए आवेदन माने थे, लेकिन अंतिम सूची में 21.53 लाख नए नाम जुड़े, तो ये 21,53,000 नए नाम कहां से जुड़ गए। उन्होंने यह भी पूछा कि 3.66 लाख नाम क्यों हटाए गए। इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी 47 लाख नाम हटाए जाने पर पारदर्शिता की कमी पर सवाल किया। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि एसआईआर का आंकड़ा बिहार वालों के लिए पहेली बन गई है।
पटना के रिपोर्टर से राजनीतिक दल के नेता परेशान हैं। गुणा भाग जोड़ घटाओ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आलोचकों का आरोप है कि प्रवासी मजदूर और हाशिए पर मौजूद समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को धोखा बताते हुए कहा कि गरीबों, दलितों और मुसलमानों के नाम जानबूझकर हटाए गए। जून में अचानक शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया को समय और दस्तावेजी शर्तों के कारण अव्यवहारिक बताया जा रहा है। बिहार में अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद विपक्षी महागठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन घटकों ने दावा किया कि कम से कम 10,000 मतदाताओं के नाम हर विधानसभा क्षेत्र से उड़ा दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी अंतिम मतदाता सूची में बिहार के कुल 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। जून में शुरू हुए एसआईआर अभियान के बाद यह संख्या 47 लाख से अधिक घटी है, लेकिन अगस्त में जारी ड्राफ्ट सूची के 7.24 करोड़ से वृद्धि हुई है। ड्राफ्ट में 65 लाख नाम गैर हाजिर, स्थानांतरित या मृत बताकर हटा दिए गए थे। दावा और आपत्ति चरण के बाद 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया, जबकि 3.66 लाख नाम हटाए गए। आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कठोराघात किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दिया। आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वे अंतिम मतदाता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गगन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस ने अंतिम सूची की आलोचना करते हुए एसआईआर को ढोंग करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि एसआईआर शुरू से ही एक दिखावा रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग इसे सफल बता रहा है, जबकि वास्तव में इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद ट्रॉफी और मेडल्स को लेकर उठे विवाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड यानी पीसीसीआई से माफी मांग ली है। भारत की ट्रॉफी जीतने के बाद नकवी ने इसे अपने पास ले जाने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय टीम ने अस्वीकार कर दिया था। बीसीसीआई का कहना है कि ट्रॉफी एसीसी की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की नहीं, और बिना औपचारिक हैंडओवर के इसे लेना अनुचित है। एसीसी की वर्चुअल बैठक में भारत की 3 चिंताओं के बाद नकवी ने ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। बीसीसीआई ने इसे खेल भावना के खिलाफ और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि खेल प्रोटोकॉल और राजनीतिक रंग का मामला भी बन गया है। अब ट्रॉफी और मेडल्स यूएई बोर्ड के जरिए भारत को लौटाए जाने की संभावना है। अमेरिकी सीनेट में H1B और L1 वीजा नियमों को कड़ा करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस कदम का सबसे अधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, जो कि H1B वीजा धारकों का 70% से अधिक हिस्सा हैं। रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासली और डेमोक्रेट डिक टर्बिन द्वारा लाए गए इस विधेयक में वेतन और भर्ती मानक बढ़ाने, नौकरियों के सार्वजनिक विज्ञापन को अनिवार्य करने और वीजा पात्रता सीमित करने का प्रावधान है। इसमें STEM डिग्री धारकों को प्राथमिकता देने और विशेष व्यवसाय के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री अनिवार्य करने की बात कही गई है। नियम तोड़ने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन पहले ही H1B वीजा आवेदन पर $1 लाख शुल्क लागू कर चुका है। साथ ही अमेरिकी एजेंसियां लॉटरी प्रणाली में बदलाव और ऑपरेशन फायरवॉल जैसे प्रवर्तन अभियान के जरिए वीजा दुरुपयोग रोकने की तैयारी कर रही हैं। अमेरिका ने गजा संघर्ष खत्म करने के लिए 20 सूत्रीय युद्ध विराम योजना पेश की है, जिस पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे संघर्ष खत्म करने के करीब बताया, जबकि इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने इसका समर्थन जताया। योजना में तत्काल युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, गजा से इसराइल की वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अस्थायी सरकार का प्रस्ताव है, लेकिन हमास ने इसे इसराइल के पक्ष में और असंभव शर्तों वाला करार दिया। सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे देश इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच इस्राएली सेना गजा सिटी के मध्य तक पहुंच चुकी है और नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है।
अब तक कसा में 66,000 से अधिक लोगों की मौत, जबकि युद्ध को शुरू करने वाले 2030 के हमले में इसराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। तमिलनाडु के करूर में हुई रैली में 41 लोगों की मौत के बाद अभिनेता और पार्टी प्रमुख विजय की पार्टी तमिल कवयित्री कचकम ने बुधवार 1 अक्टूबर को अपने अगले 2 हफ्तों के सभी कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया। विजय ने शनिवार को लोगों से मिलने की पहल शुरू की थी और तिरुचिरापल्ली, नमक्कल और करूर का दौरा कर चुके थे। 27 सितंबर को करूर में हुए सार्वजनिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। पार्टी ने सोशल मीडिया पर करूर त्रासदी पर दुख जताते हुए कहा कि अगले 2 हफ्तों के कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं और उनके संशोधित विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे। यह कदम सुरक्षा और श्रद्धांजलि के मद्देनजर उठाया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.